Today we will discuss sequence and series. In sequence, we have studied in previous class AP. अब आप AP में क्या पढ़े हो? AP में आप लोग इस तरह का सीक्वेंस पढ़े हो 1 2 3, आप और कोई डिजिट ले लो 1 4 7 10. ये सीक्वेंस AP में है, हम लोग इसको बोलते थे सीक्वेंस सीरीज. ये हम लोग सभी प्रीवियस क्लास में, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है और कौन सा स्पेशल सीक्वेंस एपी होता है. एक बार हम लोग बस एपी को डिस्कस कर ले कि वह स्पेशल सीक्वेंस एपी होता है जिसके करस्पॉन्डिंग कॉन्टिन्यूअस दो टर्म्स का डिफरेंस सेम हो. अब जैसे यहाँ क्या है 4 - 1 3 है, 7 - 4 भी 3 है, 10 - 7 भी 3 है. तो ये जो हमने एक सीरीज लिखा हुआ है ये क्या है, ये जो सीक्वेंस हमने फॉर्म किया है ये एपी में है. इसको हम कह सकते हैं एपी में है. 1 को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो इनके बीच का डिफरेंस 3 है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में nth टर्म का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था. एक बार हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर देते हैं. nth टर्म an हम लोगों ने पढ़ा था a + n - 1 × d. जो सीक्वेंस हमने लिखा है उस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस को हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं. इनफाइनाइट एपी कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है. अगर यहीं पर हम लास्ट में लाकर 99 या कोई टर्म लिख देते हैं इसका मतलब यह क्या है, फाइनाइट एपी है. यहाँ 99 हमको पता नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, इसलिए हटा देते हैं. हम लोगों ने n टर्म्स का सम का फॉर्मूला भी डिराइव किया था. Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d. एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था. यसियन का ही फॉर्मूला एक और फॉर्म में पढ़ा था n/2 × a + an. अगर nth टर्म हमको दिया रहे तो हम फार्मूला इस फॉर्म में भी लिखते हैं. ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में या कह लीजिए प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोगों को यहाँ क्या पढ़ना है, फिबोनाची सीक्वेंस पढ़ना है. फिबोनाची सीक्वेंस कैसे सीक्वेंस को कहते हैं, अगर किसी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म = सेकेंड टर्म है =1, ये दिया हुआ है. ये अगर कोई सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म = सेकेंड टर्म =1 है एंड थर्ड टर्म = a1 + a2 है, दैट विल बी = 2. या ऐसे कह लीजिए nth टर्म की वैल्यू an - 2 + an - 1 होगा वेयर n > 2 हो. इसका मतलब अगर तो ऐसे सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं. सीक्वेंस हम लिख ले रहे हैं. एक बार इस सीक्वेंस को हम यहीं पर इंडिकेट कर दे रहे हैं. हम फिबोनाची सीक्वेंस को लिखेंगे तो 1 1 1 + 1 2 हो गया. अब हमको फोर्थ टर्म निकालना है तो a4 कैसे निकलेगा, फोर्थ टर्म का मतलब 4 - 2 2 हो गया. a2 + a1, a2 + a1, a2 भी 1 है और a1 भी 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा. यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे a3, यहाँ n की जगह 4 लिखेंगे. n की जगह अगर हमको a5 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा a3 + a4. अब a3 की वैल्यू 2 है और a4 की वैल्यू क्या है, तो पहले हम a4 कैलकुलेट कर ले. a4 हो जाएगा a4 = यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 की वैल्यू n = 4 हमने निकाला है तो 4 - 2 ये a2 + a3, तो a2 + a3 2 + 1 3 हो जाएगा. फोर्थ टर्म 3 हो जाएगा तो यहाँ हमने 3 लिख दिया = 5 हो जाएगा. कहने का मतलब दो टर्म लिखने के बाद से a1 और a2 लिखने के बाद से हम इन दोनों टर्म्स को जोड़कर तीसरा टर्म लिख देते हैं. फिर इन दोनों को ऐड करके हमने ये लिखा, इन दोनों को ऐड करके ये लिखा, अब इन दोनों को ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म लिख देंगे. इसी तरीके से फिबोनाची सीक्वेंस हम लिखते हैं. ये फिबोनाची सीक्वेंस है. फिबोनाची सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 9.1, फाइंड an + 1 upon an फॉर n = 1 2 3 4 5. इसमें 4-5 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है. दिया है वेयर a1 = a2 = 1 एंड an = an - 2 + an - 1 वेयर n > 2. मतलब थर्ड टर्म से nth टर्म इस तरीके से डिफाइन है. इसका मतलब ये क्लियर है. वैसे तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा है कि फॉर फिबोनाची सीक्वेंस, लेकिन अगर नहीं भी दिया है और ये इतना कंडीशन दिया है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये फिबोनाची सीक्वेंस ही है. तो अब हमको यहाँ से तो पहला क्वेश्चन हमारा फॉर्म होगा, हम जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2/a1. a2 की वैल्यू भी हमें पता है और a1 की वैल्यू भी पता है, 1 आ गई. सेकेंड क्वेश्चन हम इसी में करेंगे.
n की जगह जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a3/a2। हमको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। a3 की वैल्यू क्या होगी? अब हम लोगों ने a3 ऊपर कैलकुलेट किया है, a3 की वैल्यू क्या है? 2 आई है, और a4 की वैल्यू यहाँ हम लोगों ने इसमें डिस्कस यहाँ किया था, a4 की वैल्यू a2 प्लस a3 लिखा था। a2 की वैल्यू 1 है प्लस a3 की वैल्यू 2 है, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो a3 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 1 है, मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट, थर्ड कंडीशन, व्हेन n इज इक्वल टू 3, जब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a4/a3। अब a4 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है 3 और a3 की वैल्यू कैलकुलेट की है 2। आंसर हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट पार्ट, n की जगह हम 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा a5/a4। a5 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 5 आया है, 5/a4। a4 हम लोग यहाँ से लिखे हैं 3 लिखे हैं, 5/3 आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट, जब n इज इक्वल टू 5 लिखेंगे तो a6/a5 हो जाएगा। a5 तो हम लोगों ने निकाला है 5, a6 हम यहाँ से देख लेंगे 2 to 4 to 6, a6 की वैल्यू क्या है? 8 है, तो 8/5 हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस हम इस तरीके से भी फिबोनाची सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? इफ इज, हम लोगों ने एपी पढ़ा हुआ है, एपी में हम लोगों ने पढ़ा है ए और बी 2 टर्म्स दिए गए हैं, या ऐसे हम लोग लिखते आए हैं ABC आर इन एपी। अगर इस तरीके से कोई टर्म एपी दिया हुआ है तो इस एपी में अगर 3 टर्म एपी में है तो बीच वाला टर्म को हम क्या कहते हैं? ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड सी। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। एंड हाउ कैन वी फाइंड इट? हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर ए बी सी एपी में है, इट मीन्स बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। जाहिर सी बात है, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, b इज इक्वल टू ए प्लस सी/2। तो ये तो हमने एक जनरल एपी लेकर निकाल दिया। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि किसी 2 नंबर्स a और b के बीच में हम एक नंबर अगर a को इंसर्ट करते हैं इस तरीके से कि ये एपी में हो जाए। कोई भी जनरल टर्म हमने ले लिया, अगर a और b के बीच पे एक नंबर कैपिटल A हमने ऐसा सपोज किया कि ये तीनों AP में है, उस कंडीशन में A इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन एंड A कैन बी फाइंड a प्लस b/2। a को हम a प्लस b/2 से निकाल सकते, तो ये हमारे लिए जनरलाइजेशन हो गया। ये तो हमने a और b के बीच में एक हमने टर्म को इंसर्ट किया था। अब आप वी कैन इंसर्ट n terms in between A and B such that A, A1, A2, अब हम इस पे सर्ट कर रहे हैं, A3 डैश 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 AN, B we can insert n terms in between a and b such that a1 a1 a2 a3 a and b are in ap। ये ap में है, इस तरीके का हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? n अरिथमेटिक, therefore then a1 a2 a3 a and b n arithmetic mean between a and b। हम इस तरीके से कहते हैं कि a और b के बीच में ये n अरिथमेटिक मीन्स हैं, इन सभी को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अब a1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या तरीका है? अब देखिए, हमने इसमें n अरिथमेटिक n मीन को n टर्म्स को इंसर्ट किया है, तो इसका मतलब इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? n+2 हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+2। अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या? लास्ट टर्म हो जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू टी। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, तो a प्लस n-1, तो
n प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो n प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये हमने यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। जब हमने d कैलकुलेट कर लिया तो अब हमको आप a1 पूछिए या a2 पूछिए या a3 पूछिए, लेकिन ये हमको ध्यान देना है, अगर मान लीजिए इसमें हमने पूछा फाइंड a4, हमारा क्वेश्चन है आप फोर्थ अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन है वो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, वो फिफ्थ टर्म है। जो अर्थमेटिक मीन फोर्थ नंबर पर है वो फिफ्थ टर्म है, तो हम a5 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो a4 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4b हो जाएगा a प्लस 4b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ये हो जाता है। हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको a1 पता रहता तो अगर हम सिर्फ इस सीक्वेंस को लेते हैं तो ये तो थर्ड नंबर पर है, थर्ड टर्म है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे तो ये पूरी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n प्लस 1 n प्लस 2 हो जाते हैं। कहीं भी यहीं पर कंफ्यूजन होता है, जैसे यहाँ 2 नंबर है, 2 के बीच में हमने एक नंबर को इंसर्ट किया तो AB में टोटल 3 टर्म्स हो गए हैं। तो ये अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका है। इस अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हुए हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2, इन एन AP if pth term is 1 by q and qth term is 1 by p। जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं स्टार्टिंग में जो गिवन है उसको नोट करते हैं। दिया हुआ है pth टर्म 1 by q है और qth टर्म 1 by p है। pth टर्म देने का मतलब हमको a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by q दिया हुआ है, और qth टर्म देने का मतलब a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by p दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म मीन्स SPQ हमें कैलकुलेट करना है, और SPQ कैलकुलेट करने का मतलब है SPQ की वैल्यू होती है n by 2 मीन्स PQ by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 PQ माइनस 1 इंटू डी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हमने अपने समझने के लिए लिख लिया है कि हमको क्या निकालना है, क्या जरूरत है। तो अगर a और d की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्योंकि हमें जो रिजल्ट लाना है वो p और q के टर्म में लाना है, तो ये मेरा उसी टर्म में है। तो a और p को कैलकुलेट करने के लिए, a और d को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हम दोनों को सॉल्व करेंगे, a कैंसिल हो गया, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन p। सॉल्व इट, p क्यू एलसीएम ले लीजिए, p माइनस क्यू इंटू डी कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको d की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1 अपॉन पी क्यू, d की वैल्यू आ गई। अब हम फ्रॉम 1 चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन क्यू माइनस p माइनस 1 इंटू डी का मतलब 1 अपॉन पी क्यू। अब हमने फिर एलसीएम ले लिया, पी क्यू एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, q कैंसिल हो जाएगा, p माइनस ये हो जाएगा माइनस p प्लस 1 कैंसिल हो गया, और a की भी वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू आ गई। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो अब हम SPQ लेकर सॉल्व करेंगे। SPQ हमें कैलकुलेट करना है, SPQ इज इक्वल टू PQ बाई 2 इंटू 2a, a का मतलब अपॉन PQ प्लस n माइनस 1 मीन्स PQ माइनस 1 इंटू डी का मतलब भी PQ। अब आप इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, PQ एलसीएम लेंगे, PQ कैंसिल हो गया, 2 प्लस PQ माइनस 1, PQ से PQ कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 PQ प्लस 1। अब आप यहाँ लिख देंगे henceforth, ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से हमको जो भी दिया रहता है पहले हम गिवन लिखते हैं, और गिवन से हमको जो लाना है उसमें हमको क्या चाहिए, तो गिवन के थ्रू हम उसको उस रिजल्ट को खोजने की कोशिश करते हैं। तो आप जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। गिवन नोट करेंगे, जो प्रूफ करना है वो नोट करेंगे, उसमें हमको क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे और इसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। नाउ 9th क्वेश्चन ऑफ exercise 9.2, the sum of n terms of two APs are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term। आपको 18th term का, तो अब हमने
अभी हम लोगों ने कहा है कि हमको जो दिया रहता है पहले हम उसको लिखते हैं और जो फिर लाना है। तो यहाँ दो एपी दी गई है, उनके एन टर्म्स के सम का रेशियो दिया गया है। हम सपोज करें लेट फर्स्ट एपी फॉर फर्स्ट एपी एपी A1 is equal to A and common difference is equal to D। इसी लाइन में लिखते हैं and common difference is equal to D हमने लिख लिया। For second AP A1 is equal to first term is equal to A dash and common difference is equal to D dash। ये हमने सपोज कर लिया। हमको निकालना क्या, अब दिया क्या है, यस एन, ये हमको क्लियर है। हमने फर्स्ट वाले को डैश, फर्स्ट वाले को सिंपल रिप्रेजेंट किया, सेकंड वाले को डैश के साथ। तो एस एन अपॉन एस एन डैश दिया हुआ है 5n + 4 अपॉन 9n + 6, ये दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, तो A18 अपॉन A डैश 18 कैलकुलेट करना है। मीन्स हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो A + 17D अपॉन A डैश + 17D डैश ये कैलकुलेट करना है। अब इसी के थ्रू हमको जो दिया है उसके थ्रू हम उस रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो अब एसएन का फॉर्मूला ये क्या होता है, एसएन एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा फर्स्ट एपी के लिए, ये हो जाएगा 2n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a डैश + n-1 इंटू डी डैश। ये हमको दिया है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। n/2 कैंसिल हो गया। अब देखिए जो रिजल्ट लाना है ये तो कैंसिल हो गया, हमको वहां क्या लाना है, a + 17d लाना है। और यहाँ हमारे पास 2a है और अपॉन में 2a डैश है। तो अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो ये मेरे पास आ जाएगा a + n-1/2d आ जाएगा। अपॉन यहाँ से भी 2 को कॉमन ले लें तो a डैश + n-1/2 इंटू डी डैश आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6। अब आप देखिए a+ हमको जो रिजल्ट लाना है हम उसके पास पहुंच रहे हैं। हमको a + 17d लाना है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं इफ n-1/2 = 17 हम लिख दें यहाँ, तो a + 17d अपॉन a डैश + 17d डैश हो जाएगा। तो ये लिखने का मतलब है कि हमको n की वैल्यू लिखनी है 35। 34 + 1 35 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a + 17d अपॉन a डैश + 17d डैश इज इक्वल टू 5 × 35 + 4 अपॉन 9 × 35 + 6, ये हो गया। और ये हमारा A18 है और ये हमारा A डैश 18 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, रेशियो आ गया 179:321, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। पैटर्न हमारा करने का तरीका, मेथड सब में सेम है कि जो गिवन है हम उसके थ्रू रिजल्ट जो लाना है उस तक पहुंचेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 of this exercise, insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। यहाँ ये अरिथमेटिक मीन पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको AP 5 नंबर्स बिटवीन 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करना है। हमने सपोज कर लिया A1 A2 A3 A4 A5 26। अब ये क्या है, AP में है। अब यहाँ जो A2 है वो थर्ड टर्म है, हमको A1 कैलकुलेट करना। तो पहला तो स्टेप हमारा ये होता है कि हम कॉमन डिफरेंस को निकाल लें, फिर हम A1 A2 सबको निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देयर आर 7 terms in AP। It means 27, 6 is the 7th term। 26 is equal to A plus n-1 means 6D। अब आपकी -6D is equal to क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए,
3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, डी की वैल्यू 3 आ गई। अब जब डी की वैल्यू 3 आ गई हम a1 कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 प्लस 3 दैट विल बी 11, a2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2d मीन्स 14, आप इसमें भी d प्लस कर सकते हो, a3 इज इक्वल टू 8 प्लस 3d, 3d मीन्स 3 इंटू 3 17, a4 is equal to 8 plus 4d and a5 is equal to a plus 5 into d that is 23। अब आपसे 5 नंबर्स पूछा था, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन। कुछ डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अगर ये ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब इसका मतलब हमको सोल्यूशन करने से पहले अब हमको ये ध्यान देना है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी विल बी व्हाट, ए प्लस बी बाई 2। ये अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है कि ए प्लस बी बाई 2 होता है, और यही दिया है कि ये अर्थमेटिक मीन है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an plus b to the power n upon an minus 1 plus b to the power n minus 1 is equal to a plus b by 2। क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसी को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2a to the power n plus 2b to the power n is equal to a to the power, अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a टू द पावर n प्लस a b टू द पावर n माइनस 1 प्लस b से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे b a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n। हम इस टर्म को सभी को एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो a टू द पावर n माइनस होगा तो a टू द पावर n प्लस हम ये टर्म को साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस b a टू द पावर n माइनस 1। b टू द पावर n में से b टू द पावर n माइनस होगा तो b टू द पावर n बचेगा, माइनस हम इस टर्म को इसके साथ लिख ले रहे हैं a b टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। साथ में लिखने का क्या रीजन था, इन दोनों में से a टू द पावर n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, और कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो a माइनस b बचेगा, और इसमें से b टू द पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे, माइनस के साथ अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ भी a माइनस बी बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए a माइनस बी होल ब्रैकेट भी कॉमन हो सकता है, तो ये कॉमन होगा a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू b, a b के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको 0 नहीं ले सकते। इट मीन्स a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b टू द पावर n माइनस 1। इट मीन्स अपॉन कर दीजिए a अपॉन b टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमको रिजल्ट लाना है तो n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, अब हम इसी को लिख सकते हैं a अपॉन b पर पावर 0, क्योंकि अगर किसी नंबर पर पावर 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। It means after comparison n minus 1 is equal to 0, that implies that n is equal to 1। तो यहाँ से n की वैल्यू 1 आ गई। अब आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। Now question number 11, sum of first p q and r term of an AP are a b and c respectively, prove that a upon p q minus r plus b upon q r minus b plus c upon q आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें भी वही काम करेंगे, जो हमको दिया है पहले हम उसको लिखेंगे। फर्स्ट पी टर्म का सम दिया हुआ है, एस पी इज इक्वल टू दिया है ए, एस क्यू इज इक्वल टू दिया है बी, यस आर इज इक्वल टू दिया है सी। अब यहाँ ए बी ए हम लोग नॉर्मली हम लोग फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ स्मॉल ए इसमें ले लिया है, पी टर्म के सम को रिप्रेजेंट किया है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से लिखेंगे। अब हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, पी टर्म का सम मतलब p बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b इज इक्वल टू a दिया है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली
यहाँ क्यू टर्म का सम है क्यू बाई टू, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड में r बाई टू इंटू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास 3 रिजल्ट हैं। अब इन रिजल्ट्स के थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको जो लाना है a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस हम यहाँ a b c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब आप a b और c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, a अपॉन, आप क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे, a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू r माइनस पी प्लस c अपॉन r p माइनस क्यू। हमको इसी को सॉल्व करना है। अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। जब a की जगह हम इसको लिखेंगे p बाई टू, p से p कैंसिल हो जाएगा, चलिए लिख लीजिए p बाई टू p। आप एक काम गौर कर सकते हैं, आप 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन, चलिए लिख देते हैं 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब यहाँ q रखेंगे तो q बाई 2q, यहाँ q की वैल्यू आपके में b की वैल्यू हमने रखा है q बाई टू और ऑलरेडी अपान q था, इसलिए ये हो गया। अब यहाँ हाँ एक चीज हमने छोड़ दिया है, हमने यहाँ a की वैल्यू रखी है इंटू q माइनस आर भी तो रहेगा, ये q माइनस आर भी इसमें है प्लस। अब हम b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू क्या हो गई, q बाई टू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी अपॉन क्यू प्लस सी की वैल्यू क्या रखेंगे, सी की वैल्यू हो जाएगी आर बाई टू आर इंटू 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखिए p से p कैंसिल हो गया और अब जो यहाँ टर्म दिया गया है 1/2, चूंकि सब में कॉमन है हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2a इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो जो p माइनस 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये टर्म हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर इंटू डी हो जाएगा प्लस यहाँ q कैंसिल हो गया, 1/2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। अब 2a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और हम सभी टर्म्स को एक साथ लिख ले रहे हैं क्योंकि हमने 1/2 को कॉमन लिया है। तो अब r माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इंटू आर माइनस पी प्लस, अब आप q से मल्टीप्लाई कीजिए तो आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, आर से आर कैंसिल हो गया, 1/2 कॉमन हो गया है, यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, हाँ एक मिनट, इंटू डी यहाँ रहेगा प्लस, अब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इंटू पी प्लस 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी, हम इधर लिख दे रहे हैं तो स्पेस नहीं है। अब आप देखिए एक काम हम और कर सकते हैं, हमको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। यहाँ 2a है, यहाँ भी 2a है और वहाँ भी 2a है, इन तीनों टर्म में से हम 2a को कॉमन ले सकते हैं। जब 2a को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा q माइनस आर प्लस, यहाँ क्या लिखा है r माइनस पी प्लस वहाँ क्या लिखा है p माइनस क्यू, ये एक डी a वाले सारे टर्म्स एक साथ हो गए प्लस। अब हम d को कॉमन लेंगे, d को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब आप देखिए क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ माइनस क्यू प्लस पी माइनस पी, ये हो गया। इट मीन्स इट इक्वल टू 2a इंटू 0 प्लस, अब यहाँ देखिए पी क्यू पॉजिटिव है, क्या पी क्यू निगेटिव है कहीं, यहाँ पर ये पी क्यू माइनस के साथ है, पी आर निगेटिव है, यहाँ पी आर पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है कैंसिल हो गया, प्लस आर है, यहाँ माइनस आर है कैंसिल हो गया, आर क्यू पॉजिटिव है, आर क्यू निगेटिव है कैंसिल हो गया, प्लस पी माइनस पी। इसका मतलब यहाँ भी d इंटू 0 आ गया,
इट मीन्स इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ हमको लेंदी है, ये क्वेश्चन लेंदी है, हमको स्टेप आपको ध्यान देना है और मतलब घबराना नहीं है कि कैसे आएगा। यहाँ पर ये तो बहुत बड़ा सा टर्म दिया है, बहुत बड़ी लंबी लाइन हो जा रही है, बच्चे इसी से थोड़ा घबरा जाते हैं, जबकि ये इजी वे है। सिर्फ हम लोगों ने nth टर्म का फार्मूला, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला लगाया है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए।